नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 के बारे में, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। और आज हम बात करेंगे इसके आखिरी भाग के विषय में, जो कि है आपका अभ्यास प्रश्न। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं आपके सारे अभ्यास प्रश्नों को और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए कौन सा है, लाल, और लाल क्या हो रहा है, नीला हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो ट्रिक है वो है शालीन। तो भाई क्षार जो है वो लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा, तो भाई पीएच जो है वो क्या होगा भाई, 7 से आपका ज्यादा होगा। अब 7 से ज्यादा कहाँ दिख रहा है भाई, पहले में नहीं, ब में नहीं, स में नहीं, भाई द जो है वो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्षार जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 7 से 14 तक शुरू होते हैं भाई। अब ये जो 7 से 14 के बीच में कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, और क्षार ही क्या करते हैं, लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। बात आ गई यहां तक समझ में। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर, भाई क्या है, एक अंडा है, उसका कवच है जो बाहर का खोल होता है वो से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, जो क्या हो रहा है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, भाई क्या है कि एक गैस है वो क्रिया कर रही है, और क्रिया किससे कर रही है, आपका अंडे के कवच से। ठीक, अब आपको ये बताना है कि वो जो गैस है ना वो इनमें से कौन सी है। ठीक, और क्या हो रहा है, दूधिया हो रहा है। तो वीडियो को करो पॉज और सोचो कि भाई अंडे का जो कवच है उससे कौन सी गैस क्रिया कर रही है, तो भाई उससे आपकी HCl गैस जो है क्रिया कर रही है, क्योंकि अंडे का जो कवच है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति आपको होती है। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। NaOH का 10 ml है भाई, कितना है, 10 ml विलयन, HCl के 8 ml से, तो इसका तो 10 है और इसके कितने हैं भाई, 8 हैं। पूर्णतः उदासीन हो जाता है, यानी आपने NaOH का 10 चम्मच लिया है और HCl का 8 चम्मच लिया है, दोनों की क्रिया कराई तो पूर्णतः क्या हो गया, उदासीन हो गया। अब क्या हो, यदि हम क्या करें भाई, हमको क्या है, चेंज करे बिना मजा नहीं आता, तो हम क्या कर रहे हैं, अब NaOH के उसी विलयन का कितना ले रहे हैं, 20 ml। पहले कितना था, 10, अब कितना हो गया है, 20। तो बताओ उदासीन करने के लिए HCl का कितना लेंगे, भाई आपके पास 10 था NaOH, तो आपने HCl का 8 लिया था, अब आपने इसका क्या कर दिया, 20, दुगना हो गया, तो इसका भी दुगना कर दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, 16। तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर हो गया है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का आप उपयोग करते हैं। भाई देखो, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं क्या, नहीं, एंटीबायोटिक का उपयोग हम नहीं करते हैं। एनाल्जेसिक का उपयोग करते हैं क्या, नहीं भाई, इसका भी नहीं करते। एंटासिड का उपयोग हम जरूर करते हैं, और हमने पढ़ा भी था जब हमने ये बात करी थी कि पेट में जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जो कि कैसा है, एंटासिड है। तो अपच की स्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड का उपयोग हम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और फिर उसको क्या करो, संतुलित करो। और ये तो हम पहले अध्याय से करते आ रहे हैं भाई। ये क्या लिखा हुआ है, कथन। अब इसमें से क्या करना है, शब्दों को हमको छांटना है। तो देखो हमारे पास है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल
दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है और आपको बताना है कि वो क्या बना रहा है। तो वीडियो को करो पॉज और अपनी कॉपी में जल्दी से बना करके देखो। तो भाई तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपका हो गया है H2SO4 और आपका दानेदार जिंक हो गया है Zn। दोनों क्रिया कर रहे हैं तो आपका बन रहा है ZnSO4 और साथ में निकल रही है H2 गैस। क्योंकि क्या है कि देखो अम्ल जो है ये आपका धातु से क्रिया करके क्या बनाता है भाई, लवण बनाता है और साथ में हमको क्या देता है, हाइड्रोजन गैस हमको प्रदान करता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है ये, ठीक है भाई। और हमारी अभिक्रिया भी यहाँ पर पूर्ण हो गई है कि नहीं। देखो जिंक जो है आपका H2SO4 से क्रिया कर रहा है, ZnSO4 और क्या बना रहा है, H2 गैस का क्या कर रहा है, निष्कासन कर रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया कर रहा है। फिर से करो वीडियो को पॉज और अपनी कॉपी में फटाफट से बना के देखो कि ये क्या बन रहा है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया है आपका HCl और क्रिया हो रही है मैग्नीशियम पट्टी के साथ। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो उत्पाद है वो आपका क्या बनने वाला है। तो भाई देखो Mg जो है वो क्रिया कर लेगा आपका किसके साथ, तो बन गया आपका MgCl2। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन को 2 करोगे तो आपका निकल जाएगी H2 गैस। क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत है। चलिए देख लेते हैं। Mg ने क्रिया कर ली है आपकी किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या मिल गया है आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या मिला है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हुई है। क्लियर चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारे पास। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। फिर से वीडियो को पॉज करो जल्दी से और अपनी कॉपी में बना के देखो कि कौन जल्दी बनाता है भाई। देखो एल्यूमिनियम आपके पास आ गया है, एल्यूमिनियम जो चूर्ण है वो क्रिया कर रहा है H2SO4 के साथ। तो क्या बनता है आपका Al2SO4 बनता है और आपको क्या करना है, इसको करना है अब संतुलित। तो करके भी दिखाओ भाई संतुलित। क्या बन रहा है, ये क्या है भाई, H2SO4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, SO4 तो कितना है, एक ही है और एल्यूमिनियम इधर 2 है, तो एल्यूमिनियम इधर कितने हो गए हैं, 2। यहाँ SO4 कितना है भाई, 1। यहाँ SO4 कितने हैं, 3। तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है आपका ये कितना हो गया है भाई, 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ पे भाई, 6 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर मुक्त होंगे। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए एल्यूमिनियम जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो आपके पास क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगला। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या है भाई, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक चीज हो गई और लौह यानी आयरन मतलब का आपका Fe। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl और आपका हो गया Fe। क्या बनाता है भाई, FeCl2। तो यहाँ लगाओगे 2 और निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो भाई देख लो Fe + 2HCl FeCl2 और आपकी क्या निकल गई है, हाइड्रोजन गैस निकल गई है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। भाई ये प्रश्न हम कर चुके हैं आपके पाठ्य निहित प्रश्नों में। वहां क्या पूछा था, HCl HNO3 तो अम्ल है, लेकिन ग्लूकोज और आपका कौन, अल्कोहल जो है वो अम्ल परीक्षण नहीं देते, अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करते। हम भी क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, एक परीक्षण कर लेंगे। परीक्षण में हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, बीकर में कील लगा देंगे, परिपथ का निर्माण कर लेंगे और पहले डालेंगे ग्लूकोज का, फिर डालेंगे अल्कोहल का विलयन और स्विच को क्या कर दोगे आप, दबा दोगे, चालू कर दोगे। तो आप देखोगे कि ये जो बल्ब है ये प्रकाशित ही नहीं होता।
क्यों भाई? क्योंकि इस विलयन में ये क्या करते हैं, आयनों में विभक्त नहीं होते। भाई विद्युत का सुचालक होने के लिए या विद्युत का चालक होने के लिए आयनों की उपस्थिति चाहिए, ये आयनों में विभक्त नहीं हो रहा। और जब ये आयनों में विभक्त नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये H+ आयन भी नहीं दे रहा। जब ये H+ आयन नहीं दे रहा है तो ये क्या कर रहे हैं भाई, आपका अम्लीय प्रदर्शितता जो है वो नहीं करेंगे, यानी अम्लीयता को प्रदर्शित ये नहीं करेंगे, तो विद्युत का चालन भी ये नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो बल्ब है आपका ये प्रकाशित जो है नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई है? सीधी सीधी बात है, विलयन में इन्होंने आयन नहीं दिए, आयन मतलब ना इन्होंने H+ दिया, जब H+ नहीं दिया तो अम्ल नहीं है, बल्ब नहीं जलेगा। तुम्हारा जल रहा है या नहीं? बल्ब जलना चाहिए भाई। चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं। देखते हैं आपका अगला प्रश्न, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है? भाई देखो, जो आश्रित जल है वो शुद्ध जल होता है, पर जो वर्षा का जल होता है उसमें तो बहुत सारी अशुद्धियां आपके पास विद्यमान होती हैं, होती कि नहीं होती? तो जिसमें अशुद्धियां हैं वो आयनों में विभक्त होगा और क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक हो जाएगा या विद्युत का चालन वो करेगा। आश्रित जल शुद्ध जल होता है, आयनीकृत नहीं होता। तो अपने को ये समझ में आ गया बच्चे कि जब विद्युत का चालन होगा तो उसके लिए आयन का बनना जरूरी है। यहाँ आयन नहीं बन रहा है, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता। वहां भी ग्लूकोज और अल्कोहल में आपका आयन नहीं बन रहा था। जबकि वर्षा के जल में अशुद्धि विद्यमान होती है जो आयनित होकर के विद्युत का सुचालक बन जाती है, या उसके वजह से विद्युत आपकी प्रवाहित होती है, करंट फ्लो होता है, करंट लग जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? भाई देखो, जल की तो क्या है अनुपस्थिति, अब उसमें अम्ल अम्लीयता कैसे प्रदर्शित करेगा? भाई अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देकर के अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? अब जल कौन है? अनुपस्थित है ही नहीं जल, तो वो H+ आयन कहाँ देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे तो क्या अम्ल बनेंगे? क्या नहीं बन पाएंगे, तो अम्लीयता प्रदर्शित होगी नहीं। अम्ल उनमें उपस्थित H+ आयनों के कारण अम्लीयता की जो प्रकृति है वो दर्शाते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयनित ही नहीं होता, H+ आयन देता ही नहीं है। ठीक है भाई, इसलिए ये अम्ल की भांति व्यवहार आपका नहीं करते हैं। H+ आयन कब देगा? जब जलीय विलयन उसमें विद्यमान होगा। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 विलयन अ, ब, स, द तथा य जब सार्वत्रिक सूचक से इनकी जांच करी तो पीएच के जो मान हैं वो मिले हैं हमको कुछ इस तरीके से, 4, 1, 11, 7 और 9। अब आपको बताना है कि कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है। तो भाई देखो, प्रबल अम्ल कौन सा होगा? जो 1 होगा। ठीक, प्रबल अम्ल कौन सा होगा आपका? जो 1 होगा। ठीक है, प्रबल क्षारीय कौन सा होगा भाई? जिसकी नंबर ज्यादा होगी, यानी जिसकी नंबर होगी 11। दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? जो कि क्या होगा भाई, 1 और 4 में दुर्बल कौन है? 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4। दुर्बल क्षारीय कौन सा होगा भाई? 9 नंबर का जो है वो दुर्बल क्षारीय होगा, और उदासीन कौन होगा? 7। अब देखो, विलयन अ जो है उसका नंबर था 4, तो दुर्बल अम्ल कौन सा है? विलयन आपका अ। ब का नंबर क्या है? 1, तो विलयन ब क्या है आपका? अम्ल। स की नंबर क्या है? 11, तो स क्या है? क्षार। द की नंबर क्या है? 7, तो ये हो गया द, और यह कौन सा हो गया है? नीचे वाला। अब इनको क्या करना है? आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो ये हमने लिख दिए हैं आपके सारे विलयन, और अब आपको इनको क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परखनली ए है, परखनली बी है, समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लगाई हुई है भाई। अब परखनली ए में कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परखनली बी में कौन है? एसिटिक एसिड है। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता कैसी है? समान। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट क्या होगी? उत्पन्न होगी। भाई क्या कह रहे हैं ये?
ये कह रहे हैं कि एक जो है आपके पास परख नली है, ठीक, ए हो गई, एक आपकी परख नली है बी हो गई है, एक के अंदर आपने HCl डाल दिया है, एक के अंदर आपने एसिटिक एसिड डाल दिया है। दोनों परख नली की लंबाई चौड़ाई सब समान है और जो अम्ल आपने डाले हैं उनकी मात्रा भी और सांद्रता भी दोनों ही आपने समान कर दी। अब क्या करा है हमने, मैग्नीशियम पट्टी का इस्तेमाल किया है। पूछ क्या रहा है कि भाई बताओ किस परख नली में अधिक बुदबुदाहट होगी, तो भाई जिस परख नली में HCl है ये कौन है, अपना प्रबल अम्ल है। कौन है भाई, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या करते हैं, शीघ्रता से H+ आयन देते हैं, तो क्या करेंगे, जल्दी क्रिया करेंगे, तो बुदबुदाहट किसमें उत्पन्न होगी, परख नली A के अंदर आपकी बुदबुदाहट जो है वो क्या होगी, उत्पन्न होगी। परख नली A में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होती है क्योंकि HCl एसिटिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन क्या करता है, निष्कासित करता है या हाइड्रोजन आयन आपका देता है और शीघ्रता से देता है। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ताजे दूध का जो pH है वो 6 होता है, ठीक है भाई, ताजा जो दूध है उसका pH कितना है, 6 है। अब क्या बना दिया आपने, उसको दही बना दिया। दही बनाने पर pH में क्या परिवर्तन होगा, भाई ताजे दूध का pH 6 है, दही बन गया, दही कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का, तो pH 6 से क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। दूध से दही का निर्माण लैक्टोज शर्करा के जो लैक्टिक अम्ल है उसमें बदल जाती है। अब दही की जो प्रकृति है वो अम्लीय है, इसलिए pH का मान क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। यही तो हमने बोला कि 6 है तो 6 से क्या होगा, और कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या किया भाई, मिलावट कर दी है इसने। क्या मिलावट करी, इसने जो ताजा दूध लिया था उसमें क्या डाल दिया है, बेकिंग सोडा इसने डाल दिया। ठीक, अब आप बताओ कि ताजे दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना दिया। अब बेकिंग सोडा डाला है, ठीक, बेकिंग सोडा डालने से क्या हो गया है, 6 pH था, अब pH बढ़ गया, क्षार की तरफ pH चला गया। अब क्या होगा भाई, अब अगर क्षार की तरफ pH चला गया तो क्षारीय प्रकृति बढ़ गई है। इससे क्या होगा, दूध जो है वो जल्दी से दही में नहीं बदलेगा, अम्ल में नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि उसकी क्या बढ़ गई, क्षारीय प्रकृति उसकी बढ़ गई है। ठीक है भाई। अब देखो, दूध का pH बदलकर क्षारीय बना देने से दूध से दही बनने की प्रक्रिया कैसी होती है, धीमी हो जाती है, क्योंकि क्षारीयता का गुण बढ़ गया, अम्ल कम हो गया। अब दही नहीं मिलेगा तुमको क्या मिलेगा, देर से दही मिलेगा, क्योंकि दूध अधिक समय तक कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, फटेगा नहीं, दूध का दूध ही रहेगा, वो दही नहीं बन सकता जल्दी से, क्योंकि तुमने क्या डाल दिया है, मिलावट करी है। और तुमने क्या मिलावट करी है, बेकिंग सोडा की मिलावट उसमें कर दी है। क्लियर हो गया। चलिए, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि क्षारीयता बढ़ गई है, इसलिए क्या होगा, दूध जो है वो दही नहीं बनेगा जल्दी से, क्योंकि pH का मान जो है वो क्या हो गया, 6 से बढ़ गया है। क्लियर हो गया है। देखो, जो कि लैक्टिक अम्ल को आपका निर्माण जो करता है दही का, वो बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसी हो गई है, धीरे हो गई है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए या क्यों रखा जाता है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आपका आर्द्रता जल से क्रिया करके क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है। जिप्सम होता है कठोर, वो जम जाता है। अब जिप्सम को बनने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसको नमी से दूर रखते हैं। आर्द्ररोधी बर्तन के अंदर हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता के संपर्क में आने पर जल को क्या करता है, अवशोषित करके किसमें परिवर्तित होगा, जिप्सम में। और जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं, तथा कठोर होकर ये जम जाता है। इस जमने से बचाने के लिए हम किसमें रखते हैं, आर्द्ररोधी बर्तन में इनको रखते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब आपका क्या हो जाता है भाई, अम्ल जो है वो किससे क्रिया कर लेता है, क्षार से क्रिया करता है, तो क्या बनता है, आपका लवण बनता है और जल बनता है। और अम्ल क्षार की ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
अम्ल क्षार परस्पर क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये आपका अम्ल क्षार से क्रिया करिए लवण और जल का निर्माण यहाँ पर हो गया है। क्लियर हो गया? कौन सा नमक है ये? कौन बताएगा मुझे? भाई ये टेबल सॉल्ट है, खाने का नमक है, सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक है। क्लियर चल रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा दोनों में दो दो प्रमुख उपयोग बताना है। धोने का सोडा मतलब धावन सोडा, यानी कि कपड़े धोने साफ सफाई करने में काम आएगा। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, तो अब ये क्या होगा? खाने को स्पंजी बनाने में, मुलायम बनाने में क्या होगा? आपका काम में आएगा। देखो, धोने का सोडा, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में हम क्या करते हैं? काम में लेते हैं। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, ठीक है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, जिससे कि आपका पदार्थ जो है फूल करके स्पंजी हो जाता है। इडली में डालते हो, खमण में डालते हो, इंपॉर्टेंट अपन किस में डालते हैं? केक में डालते हैं। मुंह में पानी नहीं लाना है। फिर धोने के सोडे का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं, साफ सफाई में करते हैं। बेकिंग सोडे का उपयोग किस में करते हैं? पेट में जो आपकी अम्लीयता बढ़ जाती है तब क्या करते हैं? बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं, क्योंकि क्या है? क्षार है। क्षार और अम्ल क्या मिलेगा? लवण और जल मिलेगा। अंदर आपका पेट शांत हो जाएगा और ये जो अधिकतर आपकी जो अम्लीयता बढ़ गई है ये कैसी होगी? शांत हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? आपको ये जितने भी प्रश्न हैं इन सबको याद करना है, बिना देखे लिख लिख करके देखना है। अब मिलेंगे आपसे अगले भाग में। धन्यवाद।